Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. The first article that we are discussing today is from page number 8. मैं आपके रेफरेंस के लिए बता देती हूँ. इम्पॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेटेड. देखिए रिसेंटली क्या हुआ, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द आईसीएमआर. देखिए यूजुअली होता क्या है, जब हम आयुष की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योग, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्पा एंड होम्योपैथी को हम एक साथ कलेक्टिव टर्म में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. ठीक है. और आईसीएमआर जब हम बात करते हैं तो इट इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. इन्होंने एक कोलैबोरेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है ताकि जो आयुष मेडिसिन्स हैं या जिन्हें हम कई बार आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को जो हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स की जो संज्ञा यहाँ पर देते हैं, मतलब एक जो ऑन गोइंग आपकी मेडिसिन्स हैं, एलोपैथिक जो मेडिसिन्स हैं, उनके अलावा कई बार आपने देखा होगा लोग ट्रेडिशनल मेथड्स को अपनाकर, आयुर्वेदिक चीज़ों को अपनाकर अपने आप को ठीक कर लेते हैं और इसी को हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स की कैटेगरी में भी लाते हैं. लेकिन यूजुअली क्या देखने को मिला है कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं आयुष के ऊपर यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है. कारण क्यों? क्योंकि दे थिंक कि उसमें एक तो टाइम लगता है, साथ ही अगर हम उसे एक नॉर्मल मेडिसिन जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हैं उनके साथ लेंगे तो पता नहीं किस तरीके के रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, क्या उसके कंडीशन होंगे. तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आईसीएमआर और आयुष दे केम क्लोजर. इन्होंने एक ह्यूमन ट्रायल को यहाँ पर जनरेट करने के लिए हाथ मिलाए हैं. हालांकि अभी ये जो ट्रायल होगी ये सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको देखने मिलेगी आयुर्वेदा में अलॉन्ग विद दी मॉडर्न साइंसेस. और इसी की वजह से जो ये ट्रायल यहाँ पर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल होगी, इसी को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोला जाएगा, जिसको आगे आने वाले समय में जो बहुत सारी डिसीज़ेस होती हैं उनको कर्ब करने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा. अब देखिए, जब हम इस कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं तो अभी के टाइम पर ये कोलैबोरेशन रिस्ट्रिक्ट है किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के साथ. ठीक है, आप ये पूरी पॉइंट यहाँ पर पढ़ते चलेंगे. जैसे ही आयुर्वेद के साथ ये क्लिनिकल ट्रायल्स होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आयुष के जो बाकी सिस्टम है लाइक योग, यूनान, सिद्ध और होम्योपैथी, इनको भी शायद इसमें इंक्लूड किया जा सकता है. सारे सिस्टम्स को एक साथ यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा मॉडर्न मेडिसिन के साथ और साथ ही साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन को. देखिए इनिशियली अगर हम बात करें तो जो क्लिनिकल ट्रायल है वो सारे डिसीज़ेस के लिए उसके दो तरीके होंगे. एक मॉडर्न मेडिसिन जिसको स्टैंडर्ड केयर मेडिसिन के रूप में रखा जाएगा, एज वेल एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड द आयुर्वेदा. फिर इसको यहाँ पर यूज़ किया जाएगा आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन को साथ में और देखा जाएगा किस तरीके के रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे लिए देखने को मिल रहे हैं. अब देखिए इस तरीके की इनिशिएटिव क्यों लिए जा रहे हैं. आपको पता होगा आयुर्वेद को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, आयुष मेडिसिन्स को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है. ऐसी बहुत सी बीमारियाँ हैं जो नेशनल इम्पॉर्टेंस की हैं, जिनको ख़त्म करना ज़रूरी है. ऐसी कंडीशंस को देखने के लिए एक मेजर स्टेप यहाँ उठाया गया है जहाँ पर पहली बार एविडेंस बेस्ड अप्रोच रखी जाएगी. ओके, चलिए इसके साथ कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी यहाँ पर देख लेते हैं. देखिए रिसेंटली आपको पता होगा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था WHO की सहायता से जामनगर गुजरात में. पहली चीज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. अब इस पूरी चीज़ को या GCTM को समझने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती हैं. देखिए एज़ पर WHO अगर हम बात करें तो इनको एक टोटल सम बोला जा सकता है आपके नॉलेज, स्किल और जो आपकी इंडिजीनियस तरीके रहे हैं, जो हर कल्चर के अलग अलग हो सकते हैं, जो टाइम बाय टाइम यहाँ पर अलग थे, जो हेल्थ को इम्प्रूव करने में, मेंटेन करने में और बीमारियों को प्रिवेंट करने में, डायग्नोस करने में और उनको ठीक करने के लिए, चाहे आप फिज़िकल की बात करें या मेंटल की बात करें, इनका इस्तेमाल किया जाता रहा है. इन्हें ही ट्रेडिशनल मेथड बोला जाता है. ये रीच करता है एंशियंट प्रैक्टिसेस को. ठीक है, चाहे आप एक्यूपंक्चर की बात कर लीजिए, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात कर लीजिए, हर्बल मिक्सचर्स की बात कर लीजिए अलॉन्ग विद दी मॉडर्न मेडिसिन. ओके, इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें तो देखिए आयुर्वेद
योग, यूनान, सिद्धा, ये आपको पता है। सिद्धा यूजुअली कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वो प्रैक्टिस है जिसे प्रीडोमिनेंटली तमिलनाडु और केरला में फॉलो किया जाता है। सोआ रिगपा एक सिस्टम है जो मेनली लेह लद्दाख और हिमालयन रीजन जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, लाहौल और स्पीति वैली के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, जीसीटीएम की बात करें तो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंस रही है, क्यों इसे इस्टेब्लिश किया गया। देखिए, इसका काम था कि इंटीग्रेट करना है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, एक पोटेंशियल डेवलप करना है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं उनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से जो एडवांस रिसर्च है वो यहाँ पर की जा सके, बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए जा सके, सो दैट इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को प्रमोट किया जा सके। दूसरा, पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड सेट करना। बहुत सारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स प्रोडक्ट्स हैं कंट्रीज़ में, उनको यहाँ पर सेफ हाई क्वालिटी हेल्थ सिस्टम बनाना, ताकि किसी भी तरीके का उनका मिसयूज़ ना हो सके, मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट ना हो सके, लोगों की हेल्थ के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। सो ये जो इम्पॉर्टेंट है, इसी को ध्यान में रखते हुए WHO केम क्लोजर विद द आयुष, और इन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स इन दी जामनगर, गुजरात। इसके अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि WHO या फिर आप बात करेंगे आयुष की, उन्होंने करा है, जैसे फर्स्ट ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, जिसे हम बोलते हैं GAIIS, ये 2022 में हेल्ड की गई थी गांधीनगर, गुजरात में, और इसने विटनेस किया था बहुत सारे इंटेंट वर्थ मोर देन ₹9,000 करोड़ इन मेजर कैटेगरीज लाइक FMCG, मेडिकल वैल्यू, ट्रैवल, जिनमें इंडिया में बहुत सारे लोग आते हैं, फार्मा, टेक्नोलॉजी, डायग्नोसन एंड दी फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर, सो दैट पीपल आर कमिंग हेयर, वो इसमें इन्वेस्ट करें। इसी के अलावा एक और कैटेगरी यहाँ पर आई थी जिसका नाम है आयुष आहार। जब हम आयुष आहार की बात कर रहे हैं तो इसको अनाउंस किया गया था दैट इट विल फैसिलिटेट द प्रोड्यूस्ड ऑफ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, सो दैट लोगों तक एक्सेसिबल हो सके इस तरीके की सप्लीमेंट। इसी के अलावा 3 नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस इन आयुर्वेद, यूनानी एंड होम्योपैथी वर इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फर्स्ट इन गोवा, देन National Institute of Unani Medicine in Ghaziabad and the National Institute of Homeopathy at Delhi. So these are few of the initiative that government is taking. अगर हम बात करें तो एक और सिग्निफिकेंट स्टेप है कोऑपरेशन और फैसिलिटेशन के लिए, विच इज़ दी वन हर्ब, जो बात कर रहा है वन हर्ब वन स्टैंडर्ड की, दैट वाज टेकन विद द साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन द फार्मा कंपनीज, Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine and the Homeopathy and Indian Pharmacopoeia Commission। एक और MOU यहाँ पर साइन किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर digitalization of the Ayush sector under the Ayush Grid project. So there are certain things what government is doing to promote and celebrate the Ayurveda and the Ayush system in the country, and this is another milestone for achieving that milestone. Okay, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज फॉर द इन्वायरमेंट। टर्म यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन वॉशिंग। यू कैन फाइंड दिस आर्टिकल ऑन पेज नंबर 14 GS पेपर 3 से, ये आपका ज़्यादा रिलेवेंट होगा। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, RBI ने ज्वाइन किया है 12 अदर रेगुलेटर्स टू टैकल दी ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर हुआ क्या है, RBI ऑफ इंडिया सेड दैट इट विल ज्वाइन 12 इंटरनेशनल रेगुलेटर्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क, जो कि पहला ऐसा ग्रीन वॉशिंग टेक स्पिरिट टू डेवलप अ टूल टू हेल्प रेगुलेटर एंड द मार्केट इफेक्टिवली टैकल द रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग इन द फाइनेंशियल सर्विसेज। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या हो जाती है कि आखिर ग्रीन वॉशिंग है क्या। देखिए, जब हम ग्रीन वॉशिंग की बात करते हैं तो ये एक टर्म है जिसको सबसे पहली बार यूज़ किया गया था एक एनवायरमेंटलिस्ट जे वेस्टर वेल्ड के द्वारा 1986 में। ग्रीन वॉशिंग की अगर हम बात करें तो देखिए ये एक ऐसी कंडीशन है
जहाँ पे कोई भी कंपनी ये बोल रही है कि ओके वी आर व्हाट वी, कोई भी कंपनी हो सकती है, पहली चीज़ समझ लीजिए। ओके, गवर्नमेंट हो सकती है और इट कुड बी एनी एनी कंपनी, ठीक है। कोई प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है। इनफैक्ट कभी कभी गवर्नमेंट कुछ इस तरीके की बातें बोलती हैं या इस तरीके की एक्टिविटी करती है कि भाई वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दी क्लीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं और हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये काम किए जाते हैं 10% और बताए जाते हैं 90%। सो दैट एक तरीके का, आप इसको बहुत इजी लैंग्वेज में बोलूँ कि काम कर रहे हैं आप 1 रुपये का और आप बातें कर रहे हैं 100 रुपये की, मतलब अपने कामों को बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट करना, इस तरीके की एक मिसलीडिंग जानकारी लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस करना जिनको फुलफ़िल नहीं किया जा सकता, और कई बार अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में ये बोलना कि दे आर इको फ्रेंडली और इससे किसी भी तरीके का हार्म नहीं होगा। इस तरीके की झूठी बातें बोलकर लोगों को मिसलीड करना, यही ग्रीन वॉशिंग कहलाता है, ठीक है। अब यूजुअली होता क्या है, देखिए कंज्यूमर जो किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसको इस तरीके को मिसलीड कर दिया जाता है कि ओके दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये बना हुआ है बैम्बू से, लेकिन असल में जो उसका मेन प्रोडक्ट निकलता है वो किसी और चीज़ से बना हुआ देखने के लिए मिलता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अमेरिका में अमेरिका में नहीं, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ये वॉलमार्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। वॉलमार्ट में हुआ क्या, वॉलमार्ट पे एक केस यहाँ पर लगाया गया कि वो कंज्यूमर को मिसलीड कर रहा है और उसी की वजह से इसके ऊपर $5.5 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। क्यों? क्योंकि भाई ये जो अपने वॉलमार्ट जो सामान बेच रहा था, होम डेकोर का जो सामान बेच रहा था, ये बता के इसको सेल कर रहा था कि भाई ये बांस से बना हुआ है, बल्कि वो निकले किससे बने हुए थे, रेयॉन से बने हुए थे। अब रेयॉन क्या है, एक सेल्यूलोज से बना एक फाइबर है जिसको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे डेंजरस केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ नहीं है। अब आप समझिए किस तरीके से लोगों को मिसलीड किया जाता है, और इसे ही हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग करना, ठीक है। अब देखिए COP27 के टाइम पर क्या हुआ था, जो हमारे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने बोला था कि भाई हम ज़ीरो टॉलरेंस अडॉप्ट करने वाले हैं ग्रीन वॉशिंग के लिए, और जितनी भी कंपनीज़ हैं जो ग्रीन वॉशिंग जैसे सिस्टम को यहाँ पर अडॉप्ट कर रही हैं, इसको ये चेंज कर दें। अब ग्रीन वॉशिंग के कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने मिला था जर्मन कार कंपनी वॉक्सवैगन का। जब हम वॉक्सवैगन की यहाँ पर बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया, अब वॉक्सवैगन ने यहाँ पर क्या करा, इन्होंने बोला कि भाई अगर आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो हम एक स्कीम यहाँ पर चला रहे हैं जिसमें जो आपके व्हीकल्स होंगे उसमें पेट्रोल की जगह आप डीजल का यूज़ करिए, ठीक है। और उससे क्या होगा कि भाई जो पॉल्यूशन है उसमें कमी आएगी, और इसके लिए आप क्या खरीदें, सिर्फ वॉक्सवैगन के जो व्हीकल्स हैं उन्हें ही खरीदें। लेकिन जब इनको टेस्ट किया गया तो पता चला कि कंपनी ने 11 मिलियन कारों में ऐसे डिवाइस फिट किए थे जिसको जब टेस्ट किया जाए तो ये पता ना पाया जाए कि कार जो है वो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन एमिट कर रही है, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखिए इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए थे कि ये कंपनी ने क्या किया, पब्लिक मार्केटिंग करी, ठीक है। और बाद में जब पता चला तो ये इंजन्स जो थे ये नॉर्मल इंजन से 40 गुना ज़्यादा, यहाँ पर आप देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड को इमिट कर रहे थे। तो ये आपको एक एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि किस तरीके से मिसलीड करके लोगों को यहाँ पर क्या किया जाता है, भ्रम में डालकर अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कि भाई हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें कर रहे हैं, ग्रीन वॉशिंग की जाती है। अब ये ग्रीन वॉशिंग सिर्फ अकेले कंपनीज़ नहीं कर सकती हैं, ग्रीन वॉशिंग कंट्रीज़ भी कर सकती है। सपोज इंडिया ने बोल दिया कि हम 2027 तक नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे, बट नहीं हुआ, उसके बाद भी इंडिया अपने जो डेटा है उसको गलत तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करेगा, दैट विल ऑल्सो कंसिडर एज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन वॉशिंग। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आपको देखने मिल जाएगा, नेस्ले, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्पल है 2018 का। इन्होंने बोला कि हम अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी पैकेजिंग मटेरियल, उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बताया, लेकिन 2018 में बोला कि हम 2025 तक जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग को 100% रिसाइकलिंग और रीयूजेबल बना देंगे।
अब इसको बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने ये बोला कि कंपनी इस पर काम करने की कोई प्लानिंग नहीं बता रही है, सिर्फ एक तरीके से वादे कर रही है, ठीक है, और ऐसा कुछ भी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं इन्होंने दिखाई है। और उसी का रिजल्ट था जब 2020 में एक डेटा आया तो पता चला कि नेस्ले का ही कोका कोला और पेप्सी, ये कंपनीज लगातार प्लास्टिक एमिशन करने में, प्लास्टिक को जनरेट करने में टॉप कर रही हैं, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन वॉशिंग, ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। पेज नंबर 11 पे आपको ये मिल जाएगा, जीएस पेपर 2 के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है, गवर्नेंस के लिए। चलिए अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हाईलाइट हो रही है, दैट इज़ द मॉडल प्रिजन एक्ट प्रिपेयर बाय द सेंटर। अब जिन्हें नहीं पता है वो ये बात समझ लें कि जब हम प्रिजन की बात करते हैं तो ये प्रिजन जो है ये स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट हो जाता है अंडर शेड्यूल 7। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर आकर लॉस क्यों बना रही है, एक मॉडल प्रिजन एक्ट इन्होंने यहाँ पर क्यों प्रिपेयर किया है, जो कि लगभग 130 साल पुराने ब्रिटिश लॉ को यहाँ पर ओवररूल करने वाला है कि कैसे प्रिजन्स को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, किस तरीके से यहाँ पर रिफॉर्मेशन लाया जाए या रिहेबिलिटेशन कार्यक्रम जो हैं वो किए जाएं यहाँ पे रहने वाले इनमेट्स के लिए। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन लाने की कोई बात नहीं है, इसको इस तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे दो कारण हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्टेट का जो सब्जेक्ट है उस पर कोई लॉ बना रही है। पहला कारण देखिए, सेंटर को सिर्फ स्टेट के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, देयर आर सर्टेन ड्यूटीज़ जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी। दूसरा, ध्यान से देखिए तो इस पर मॉडल लिखा हुआ है, इट इज़ अ मॉडल प्रिजन एक्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बताएगा कि देखिए दिस इज़ हाउ सेंटर गवर्नमेंट इज़ वर्किंग एंड दिस इज़ हाउ योर रूल्स शुड बी। आपके जो प्रिजन्स एक्ट हैं वो कुछ इस तरीके के होने चाहिए, ये उसका एक मॉडल रिप्रेजेंटेशन है। नाउ इट्स अप टू द स्टेट बिकॉज दे हैव द पावर अंडर शेड्यूल 7 कि वो इस पर यहाँ पर लॉ बना सकती हैं। इफ़ दे वांट दे कैन डायरेक्टली अडॉप्ट द सेम मॉडल प्रिजन एक्ट जो सेंटर गवर्नमेंट ने यहाँ पर लाया हुआ है, और एल्स वो यहाँ पर अपने तरीके से भी इसे चला सकती हैं। सो आई होप पहली बात तो आपको ये यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए अगर हम इसके कुछ सेलेंट फीचर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें तो देखिए सबसे पहले बात की जा रही है, ये अलाउ कर रहा है कि पनिशमेंट की जगह हमें रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन की बात यहाँ पर करनी है। साथ ही ये जेल स्टाफ को प्रोहिबिट कर रहा है जैसे आइटम जैसे मोबाइल फ़ोन्स को जेल में इस्तेमाल करने से, ठीक है। ये इस्टेब्लिशमेंट करेगा और मैनेजमेंट करेगा हाई लेवल सिक्योरिटी जेल्स की, ओपन जेल्स की, सेमी ओपन जेल्स की। और यहाँ पर एक तरीके का प्रोविज़न दिया गया है कि भाई जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हार्डन क्रिमिनल्स इन्वॉल्व रहे हैं या हैबिचुअल ऑफेंडर्स जिसमें ज़्यादा शामिल रहे हैं, ऐसी जगह पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए। साथ ही ये यहाँ पर प्रोविज़न दे रहा है कि जो जेल में बंदे जो कैदी हैं उनको पैरोल के लिए या फ्रीलॉक के लिए या प्रीमेच्योर रिलीज़ के लिए जो इंसेंटिव्स होते हैं या जो गुड कंडक्ट के लिए जो इंसेंटिव मिलने चाहिए वो क्या होंगे, ये सारी बातें यहाँ इस एक्ट में बताई जा रही हैं। साथ ही यहाँ पर एक स्पेशल प्रोविज़न भी किया गया है फॉर दी विमेंस एंड दी ट्रांसजेंडर इनमेट्स। अब आप देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, यू कैन फाइंड दिस थिंग हेयर, कि जो उनके फिज़िकल मेंटल वेलबींग है प्रिजनर्स, उनके लिए क्या काम किए जाने वाले हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर पनिशमेंट की जगह इट इज़ अ रिफॉर्मेटिव एंड रिहेबिलिटेशन मॉडल, जो कि बात कर रहा है कि किस तरीके से जो इनमेट्स हैं उनके लिए आगे आके कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। अब आपको पता है जब हम विमेंस या ट्रांसजेंडर की बात करते हैं इनमेट्स की, तो दे सफ़र्स अलॉट, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, उसको भी इस पूरी की पूरी मॉडल प्रिजन एक्ट में ध्यान रखा गया है। चलिए कुछ ट्वीट्स यहाँ पर किए गए थे, उन ट्विटर ट्वीट्स के हिसाब से समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 ये 130 साल पुराने प्रिजन लॉ को यहाँ पर चेंज करने वाला है, जो कि प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 था। इसको यहाँ पर इसमें चेंजेस किए जाएंगे।
जैसे हमने बात करी, ये रिफॉर्मेटिव है, ये बात कर रहा है रिहैबिलिटेशन की, इसीलिए इस एक्ट का जो बहुत बड़ा फोकस है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग पे। इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जहाँ पे प्रिजन्स अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, और जब उन्हें रिहैबिलिट किया जाए सोसाइटी में, तो वो यहाँ पर अपनी वोकेशनल और स्किल जो इन्होंने डेवलप करी है उसके थ्रू ये अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर पाए। साथ ही जो एक सबसे बड़ा पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है विच इज़ द लीगल एड। प्रिजनर्स को पता ही नहीं होता कि भाई उनके पास बहुत सारे लीगल राइट्स हैं, वो पैरोल के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या उनको गुड उसके लिए कंडक्ट के लिए कोई इंसेंटिव मिलेगा, ये सारी चीज़ों से वो अनअवेयर होते हैं। तो एक तो उनके बीच में अवेयरनेस फैलाना, साथ ही यहाँ पर लीगल एड को इस तरीके से पहुँचाना कि जितने भी जो कैदी हैं जिनको पैरोल मिल सकती थी, जो बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते थे और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, ये पूरी चीज़ें इन तक पहुँचाना। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं उनको एक बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी उसमें रखना, प्रिजन में रखना, ताकि जो सोसाइटी उसको यहाँ पर सेव किया जा सके। बेनिफिट क्या होंगे, देखिए यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की गई है कोर्ट्स के साथ, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन यहाँ पर लाया जा रहा है सो दैट प्रिजनर्स के साथ यहाँ पर क्या किया जा सके, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो सके, लाने ले जाने में जो टाइम यहाँ पर खर्च होने वाला है वो यहाँ पर ख़त्म हो के स्पीडी ट्रायल्स हमें देखने मिल सके। दूसरी बात, पनिशमेंट फॉर प्रोविजन एंड द जेल स्टाफ, अगर यहाँ पर जो प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं जैसे हमने डिस्कस किया मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, अगर इसका यूज़ किया जा रहा है तो उस पर भी यहाँ पर पनिशमेंट के क्या प्रोविजंस हैं उनको बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है। साथ ही यहाँ पर मैनेजमेंट, हाई सिक्योरिटी जेल, ओपन जेल और सेमी ओपन जेल के इस्टेब्लिशमेंट की भी बात की जा रही है। ओके, अब इस सब के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट हमें देखने मिलेगा, ये एक सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात कर रहा है विमेंस एंड ट्रांसजेंडर के लिए। साथ ही मोबाइल फ़ोन्स का आप यूज़ देखिए, आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि इट्स वेरी मच एक्सेसिबल, क्यों, क्योंकि भाई जो जेल का स्टाफ होता है उनके पास फ़ोन होता है और कैदी उनसे वो फ़ोन आसानी से ले लेते हैं एंड दे डू कम्युनिकेशन। सो पहली बात, इसको यहाँ पर प्रोहिबिट किया जा रहा है। हाई ऑफेंडर्स को यहाँ पर हाई सिक्योरिटी में रखा जा रहा है ताकि सोसाइटी प्रोटेक्ट हो सके। यहाँ पर पनिशमेंट से ज़्यादा रिहैबिलिटेशन की बात की जा रही है, सो विच इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट। इसकी वजह से आपको देखिए प्रिजन मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का मदद करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मदद करके एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी देखने मिल जाएगी। सो दिस इज़ अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल पेज टुडे। आज एडिटोरियल में सिर्फ एक ही खास न्यूज़ है हमारे पास, जो कि आपको देखने मिल जाएगी एज़ यूजुअल पेज नंबर 8 पर, और इसकी इम्पॉर्टेंस आप देखेंगे तो हम बात करेंगे सोशल जस्टिस के बारे में, अगेन जीएस पेपर 2। देखिए आर्टिकल को इस तरीके से समझ लीजिए, यहाँ पर वेलफेयर स्पेंडिंग्स को हाईलाइट किया गया है। देखिए जो एक इस तरीके से समझ लीजिए, जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी का जो परसेंटेज है, ठीक है, सपोज आपकी जीडीपी 1% ऑफ जीडीपी बात की जा रही है और एक जगह बात की जा रही है 0.9% ऑफ जीडीपी, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ ग्रोथ, दिस मीन्स डिक्लाइन। अब रिसेंटली जो गवर्नमेंट का यहाँ पर बजट आया था उसमें आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह पे जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे आप पेंशन की बात कर लें, मिड डे मील की बात कर लें, मातृ वंदना योजना की बात कर लें, मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात कर लें, यहाँ पर बहुत सारी जगह पर जो अलॉटमेंट है वो यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। ठीक है, सो इसको ही इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है। हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमारे सामने दिए गए हैं। देखिए ये ओपिनियन बेस्ड है, आप चाहें तो इनका यूज़ एज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। अगर हम सेक्शन आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की बात करें, जिनका बहुत बड़ा उद्देश्य क्या था भाई, इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो माल न्यूट्रिशन और हंगर है उसको ख़त्म करना। 2021 से 22 के बीच में अगर हम देखें तो जो आंगनवाड़ी प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, जैसे हम ICDS वॉज मर्ज विद द पोषण अभियान, आपको याद होगा, ताकि न्यूट्रिशन स्कीम को एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए बहुत आसानी तक पहुंचाया जा सके। इनका जो एलोकेशन है वो आप देखेंगे तो 0.3 से, यू विल फाइंड ऑल द डेटा हेयर इन दिस आर्टिकल ऑल्सो, वो 0.13 ऑफ द जीडीपी जो कि 2014-15 में था, ये 13 से 0.7% हो गया इन 2023-24। दूसरी अगर हम बात करें जो
NFSH 5 की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बात की जाती है एनीमिया की, अंडरवेट स्टंट चिल्ड्रन की, जो कि इंडिया में 67%, 32% और 36% है रिस्पेक्टिवली। उनकी कंडीशन अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। इनको कर्ब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमने बहुत सारी स्कीम चलाई, जैसे मिड डे मील स्कीम की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। नाउ व्हाट हैपेंड, जो कि 12 करोड़ बच्चों को यहाँ पर ये कवर करती थी, इसका अलोकेशन डिक्रीज़ हो गया है बाय दी 50%। 2014-15 की बात करें अगर हम, तो इट वाज 0.8% ऑफ द GDP। 2023-24 में आके ये रह गया है केवल और केवल 0.4%। दैट मीन्स 2021 में ही जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, दे रिजेक्टेड आइडिया ऑफ ब्रेकफास्ट एज स्कूल प्लान साइटिंग फंड कॉन्स्ट्रेंट्स, विच मीन्स जहाँ पर इंडिया में 12 करोड़ बच्चों को जो मिड डे मील स्कीम कवर कर रही थी, वर्ल्ड में सबसे बुरी कंडीशन हमारी है जब हम फूड सिक्योरिटी की यहाँ पर बात करते हैं, ऐसे में इतना ज़्यादा अलोकेशन को कट करना, दैट वॉज नॉट एट ऑल गुड। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, विच इज़ दी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यू विल फाइंड दिस डेटा हियर इन दिस कॉलम, जहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट्स है, जो कि कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र 5,000 रुपये महिला को यहाँ पर दिया जाता था इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू कवर ऑल वुमेन एंड बर्थ एज पर दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मैंडेट दी स्कीम नीड्स अराउंड 14,000 करोड़। बट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो टोटल बजट है वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 करोड़ है, जबकि जो नीड है वो 14,000 करोड़ रुपए की है। सो अगेन दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से आप देखेंगे जो बजट है वो हमें देखने के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज़्यादा कट यहाँ पर किए गए हैं। वहीं अगर हम मनरेगा की बात करें तो उसके एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ GDP दे वेंट फ्रॉम 0.26% इन 2014 एंड 15 टू 0.20% इन 2023-24। इसी तरीके से नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इज़ द स्कीम दैट प्रोवाइड पेंशंस टू द एल्डरली, और वुमेन्स को यहाँ पर ये सुरक्षा देने की बात करता था। लेट मी ऑल्सो हाईलाइट द पॉइंट। वुमेन्स को यहाँ पर सुरक्षा देने की बात कर रहा है। डिसेबल्स इंडिविजुअल जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, या मॉनेटरी असिस्टेंस ऐसे परिवारों को जिन्होंने अपने जो इनके यहाँ जीविकोपार्जन करने के लिए जो व्यक्ति थे उनको खो दिया है, इनको यहाँ पर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में जो इंक्लूड किया गया था, इसका जो GDP अलोकेशन है वो भी आप देखिए तो 2014-15 से 2023-24 में 0.6% से ये घटकर हो गया है केवल 0.3%। सो विच इज़ अगेन समथिंग जो सोचने की बात है। सो ये सोशल सेक्टर की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हमने देखने मिला है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स का, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है अगर आप उसे देखेंगे तो इट इंक्रीज टू 21.03 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023 फ्रॉम 91 लाख करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 16। बट बिलो द पॉवर्टी लाइन जो पीपल हैं या जो लोग हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं, उनके डेटा में कोई ख़ास डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप जल जीवन मिशन की बात कर सकते हैं, या फिर आप सैनिटेशन प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पर बात कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा कट आपको देखने के लिए मिल जाएगा व्हेन इट कम्स टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस दी सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही अगर आप आज के आर्टिकल की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हर दिन डिस्कस किए जाने वाले आर्टिकल्स को यहाँ पर आप PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड सी यू टुमारो।